हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे नाइकोन D700 कैमरा का। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। D700 ये आपका एक फुल फ्रेम कैमरा है और प्रोफेशनल कैमरा है। इसकी बॉडी एकदम फुली प्रोफेशनल है। इसमें जो आपको डायल्स और बटन्स मिलेंगे वो नाइकोन के जो बाकी एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा है उनसे थोड़े डिफरेंट होंगे। तो इसलिए इसका मैं पूरा आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कौन से बटन से क्या होता है, कौन सी सेटिंग कैसे चेंज करनी है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना और बाकी की वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना। तो देख सकते हैं सामने से कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी सारे इसमें बटन्स है। इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास इसका वज़न है और बाकी कैमरों के मुकाबले इसकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और वेदर प्रूफिंग है इस कैमरा में। और इसकी बॉडी इतनी सॉलिड है कि इधर उधर गिर गया या टकरा गया तो कैमरे को कुछ भी नहीं होगा। आगे इसमें डायल दिया हुआ है जिससे कि आप अपर्चर को एडजस्ट कर सकते हो। पीछे वाले डायल से शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। और पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती, तो जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है ये डिफरेंट बटन्स और डायल्स के थ्रू ही करनी है। और ये वाला कैमरा सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करता है। लेकिन क्योंकि ये फुल फ्रेम कैमरा है तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफी मिल जाएगी, जिसमें कि इमेज में आपका नॉइज़ कम होगा, बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा इसमें आपको मिलेगा, ज़्यादा क्लीन और प्रोफेशनल ये आपकी फ़ोटो निकाल के देगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस कैमरा में अगर आपका फोटोग्राफी वाला जो मोड है वो चेंज करना है तो कैसे करना है। हालांकि जो बाकी जो नाइकोन के आपने अभी तक जितने भी कैमरे देखे होंगे तो उसमें या तो यहाँ पे एक गोल डायल होता है या इस साइड वो डायल होता है, लेकिन इस कैमरा में वो डायल नहीं है। डायल के ऊपर लिखा रहता है M, A, P और S। तो इसमें वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको ये जो ऊपर मोड वाला बटन दिख रहा है ये मोड वाला बटन दबाएंगे और ये जो पीछे डायल दिख रहा है इसको आप रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये M दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो M लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये फुली मैनुअल मोड पे है। आप इसको और घुमाएंगे तो P आ जाएगा यानी प्रोग्राम मोड। अब देखिए S दिखा रहा है यानी कि शटर प्रायोरिटी मोड। अब ये A दिखा रहा है यानी कि एपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो मैं पहले इसको M मोड पे डाल देता हूँ यानी कि फुली मैनुअल मोड। तो अब ये देखिए M दिखा रहा है, तो अब आपका कैमरा फुली मैनुअल मोड में आ गया है। तो अब अगर आपको कैमरे की शटर स्पीड को चेंज करना है तो शटर स्पीड को चेंज करने के लिए ये जो पीछे डायल है आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए मैं शटर स्पीड को चेंज कर पा रहा हूँ। मैंने इस डायल को घुमाया, अब मेरी शटर स्पीड हो गई 60, अब मेरी शटर स्पीड हो गई 50। तो शटर स्पीड आप वो रखो जैसे कि आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 1/50 की आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। अगर आपको शार्प फोटो चाहिए 100 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 1/100 या उससे ज़्यादा आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें एपर्चर को सेट करना है। तो एपर्चर को सेट करने के लिए जो आगे में डायल दिया हुआ है इसको मुझे रोटेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं F की वैल्यू चेंज हो रही है, अभी F10 है, F8। तो मेरे पास अभी 50 mm f1.8 वाला लेंस है तो मैं इसको f1.8 तक ले जा सकता हूँ। तो मैंने f1.8 इसकी वैल्यू को सेट कर दिया। और आप यहाँ पे ध्यान से देखना ISO की वैल्यू इसमें लिखा हुआ है ISO ऑटो। तो ISO ऑटो अगर हमारा हो गया तो कैमरा अभी की सेटिंग्स के हिसाब से अपने आप ही डिसाइड करेगा कि क्या इसको ISO की वैल्यू रखनी है। अगर आप कैमरे को ऑटो ISO से हटा दो तो आपको हर बार हर लाइटिंग सिचुएशन में खुद से ISO की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसको ऑटो ISO पे डाल दिया तो अभी फुली मैनुअल मोड में मुझे सिर्फ और सिर्फ शटर स्पीड और एपर्चर इन दोनों को सेट करना है। ISO की वैल्यू कैमरा अपने आप से ले लेगा गाइस। अब हम ये जो सामने गिटार रखा हुआ है, आप पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं गिटार, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सामने जो गिटार रखा हुआ है, अब हम इसकी फ़ोटो निकालेंगे फोकसिंग करके इस वाले कैमरा से। तो इस वाले कैमरे में आपको 51 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसका व्यू फाइंडर भी काफ़ी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं जो सामने मेरा गिटार रखा हुआ था, अभी मैंने इसका फ़ोटो क्लिक कर दिया है। वो फ़ोटो का एक्सपोजर और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट आई है। तो इस तरीके से आप फुली मैनुअल मोड में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम आते हैं एपर्चर प्रायोरिटी वाले मोड की तरफ।
तो एपर्चर प्रायोरिटी वाले मोड में जाने के लिए मैं वापस से इस मोड वाले बटन को दबाऊंगा और ये जो पीछे का डायल है इसको रोटेट करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो अब हमारा कैमरा एपर्चर प्रायोरिटी मोड में आ गया है। तो अब इस मोड में सिर्फ और सिर्फ हमें एपर्चर की वैल्यू को सेट करना है और एपर्चर की वैल्यू को सेट करने के लिए जो आगे वाला डायल है इसको आपको रोटेट करना होगा। इसमें आपके जो सेटिंग्स को आपको वापस से देखना है तो हल्का सा इसको हाफ प्रेस करेंगे तो वो सारी सेटिंग्स आपको वापस से नज़र आ जाएंगी अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दिख रही है तो। अब देखिए मैं इस एपर्चर की वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूँ आगे वाले डायल को रोटेट करके। तो मैंने अभी के लिए इसको f2.2 रख दिया और शटर स्पीड और ISO कैमरा अपने आप सेट कर लेगा। और सामने जो ये गिटार रखा हुआ है मैं इस पर फोकस करके फ़ोटो क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी अच्छा आ गया है। तो बहुत इजी है इससे आपका फ़ोटो क्लिक करना। अब हम शटर प्रायोरिटी वाले मोड की बात करते हैं। तो हम कैमरे को डालते हैं शटर प्रायोरिटी मोड में, वापस से मोड को दबाया और ये पीछे वाला जो डायल है इसको मैंने रोटेट किया। तो आप देख सकते हैं S यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कैमरा शटर प्रायोरिटी मोड पे आ गया है। अब मेरे को शटर स्पीड को चेंज करना है तो ये जो पीछे डायल है इसको मुझे रोटेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं अभी 30 की शटर स्पीड है। अब मैं देखो इसको डायल को घुमा रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ हो गई। तो मान लीजिए मैं इस बार 1/60 की शटर स्पीड रखता हूँ। तो मैंने 1/60 की शटर स्पीड रख दी और अब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ोटो आ गया। तो काफ़ी इजी है ये कैमरा यूज़ करना, हालांकि ये प्रोफेशनल कैमरा है। तो इस कैमरे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मीनूज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीनू में आपको सिर्फ तभी जाना होगा कि अगर आपको जैसे ISO को ऑटो ISO पे डालना है तो उसके लिए आपको मीनू में जाना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ISO को ऑटो पे डालना है तो आप कैसे उसको जाके सेट करें। तो आपको मीनू वाला बटन दबाना होगा। उसके बाद आपको ये शूटिंग मीनू है जिसके सामने ये कैमरे का आइकन बना हुआ है, इसमें जाना होगा। तो आप ऊपर नीचे जाइए, फिर आपको ये वाली सेटिंग देखने को मिलेगी, ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स। तो आप इस सेटिंग में जाइए और यहाँ पर ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपको ISO सेंसिटिविटी ऑटो कंट्रोल, तो अगर ये आपका ऑफ है तो कैमरा आपका ऑटो ISO पे काम नहीं करेगा। तो आपको इसको ऑन करना होगा। एक बार आपने इसको ऑन कर दिया तो फिर आपका कैमरा अपने आप जो अवेलेबल सेटिंग्स है और लाइटिंग है उसके अकॉर्डिंग उसका ISO की वैल्यू खुद से ले लेगा, ऑटो ISO। और दूसरी वाली जो इम्पोर्टेंट सेटिंग ये है कि मैक्सिमम कहाँ तक आपकी ISO जाए। तो ये कैमरा आपका ऑलमोस्ट 6400 और उसके बाद भी आप एक्सपेंड करके 25000 तक इसका ISO ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज में नॉइज़ और ग्रेन्स थोड़े कम आए तो आप जो इसकी ISO सेंसिटिविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3200 रखें। 3200 तक आपको काफ़ी अच्छी इमेज मिल जाती है। और जो मिनिमम शटर स्पीड है, अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आपकी 1/50 होनी चाहिए ताकि आपको एक शार्प इमेज मिले। तो इस वैल्यू को आप 1/50 पे सेट कर दीजिए। तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सिर्फ एपर्चर को सेट करना है या शटर स्पीड को सेट करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से मोड में हो, और अपना फोकस को लॉक करना है और अपना फ़ोटो क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल। अब हम जो बाकी के हमारे जो इसमें डिफरेंट बटन्स और ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। अब आपको सबसे पहले फोकसिंग के बारे में करते हैं बात, क्योंकि फोकसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कौन सा फोकस मोड यूज़ कर रहे हो, आपके पास एग्जैक्टली जहाँ पे फोकस करना है उसी से आपका पता चलता है कि फ़ोटो में शार्पनेस आई है नहीं। अगर आपने सही जगह अपना फोकस पॉइंट लॉक किया है तो आपका फ़ोटो ज़्यादा शार्प होगा। आपने गलत जगह फोकस कर दिया तो फ़ोटो में शार्पनेस की कमी हो जाएगी। तो फोकसिंग के मोड इसमें आपको यहाँ पे ये 3 दिख जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला मोड जिसमें सेंटर में बॉक्स बना हुआ है, ये आपका हो गया AFS यानी सिंगल ऑटो फोकस वाला मोड। तो इस केस में आपका एक सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट होगा। इस कैमरे में आपके 51 ऑटो फोकस पॉइंट है। उन ऑटो फोकस पॉइंट को आप इधर से उधर मूव कर सकते हो। तो अभी मैंने ये जो नीचे आप देख सकते हैं इन्फो वाला बटन दबाया, तो इन्फो वाला बटन दबाने के बाद ये मेरी स्क्रीन आ गई। तो ये जो आपका जॉयस्टिक है, आप देखो इसको इधर से इधर मूव कर रहे हैं
तो ये हमारा ऑटो फोकस पॉइंट भी इधर से उधर मूव हो रहा है। तो अभी हम AFS वाले पे हैं। तो इसका फ़ायदा तब ये होगा कि अगर आपके सीन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप एक पर्टिकुलर जगह ऑटो फोकस करना चाहते हैं, तो तब आप ये वाला ऑटो फोकस मोड यूज़ कीजिए, सिंगल वाला, और इसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है सेकंड वाला। इसमें आपका ये बड़ा बॉक्स मिलता है आपको, देखो सेंटर में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें आपके ऑलमोस्ट 9 का बॉक्स है। तो उस वाले बॉक्स के अंदर आपका ऑटो फोकस एरिया रहेगा। देखो आप इसको भी ऊपर से नीचे मूव अराउंड कर सकते हैं। और इसमें ये कितने एलिमेंट होंगे इनको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेनू में जाना होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाला ये जो मोड है इसको यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है ये वाला ऑटो मोड। देखिए यहाँ पे भी ऑटो लिखा आ गया, जिसमें ये पूरा का पूरा वाइट कलर का ये बना हुआ है। इसमें कैमरा ही अपने आप डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा कि कहाँ पे आपको ऑटो फोकस पॉइंट को रखना है। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन है आप ये वाला मोड यूज़ कीजिए, AFS वाला, सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट। और फिर आप इन बटन्स के थ्रू आप इधर से उधर अपने ऑटो फोकस पॉइंट को मूव अराउंड कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पे एकदम कोने में अपना ऑटो फोकस पॉइंट रखा है और फिर आप चाहते हैं कि आपका ये ऑटो फोकस पॉइंट लॉक हो जाए, तो आप ये देखिए, ये जो नॉब है इसको घुमा के इधर से L पे ले आइए। तो अब आपका ये ऑटो फोकस पॉइंट यहीं पे लॉक हो गया है, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। तो अब देखो मैं इस जो स्टिक को घुमा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ऑटो फोकस पॉइंट इधर से उधर टस का मस नहीं हो रहा है, वहीं पे फिक्स हो गया है। तो इसका फ़ायदा तब है कि अगर मान लीजिए आपने सेंटर में अपना ऑटो फोकस पॉइंट लॉक कर दिया, दिखा देता हूँ आपको, मैं इसको हटाता हूँ लॉक से। मैंने अपने ऑटो फोकस पॉइंट को एकदम सेंटर में डाल दिया, और मैं मोस्टली सेंटर में ही शूटिंग करता हूँ, और फिर मैंने इसको लॉक कर दिया। तो फिर आप गलती से भी इसको दबा दोगे तो आपका ऑटो फोकस पॉइंट इधर से उधर चेंज नहीं होगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बटन आ जाता है। आप इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके ऊपर ये 3 ऑप्शंस बने हुए हैं, ये आपके हैं मीटरिंग के लिए। सबसे पहले वाले पे देखो डॉट बनी हुई है, ये हो गया आपका स्पॉट मीटरिंग। फिर ये हो गया आपका मैट्रिक्स मीटरिंग, और ये तीसरे वाला हो गया आपका सेंटर वेटेड मीटरिंग। तो पहले वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके बाहर में देखो ये गोला बना हुआ है, आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो अब ये मैट्रिक्स मीटरिंग पे आ गया, इसके बाहर इसको मैंने रोटेट किया तो अब ये इस पे आ गया। तो पहले वाला जो मोड है स्पॉट मीटरिंग, आप तब यूज़ कीजिए जैसे आप कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, आप इंसान के चेहरे के ऊपर फोकस कर दो, तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये आपके सीन को एक्सपोज करेगा। तो मीटरिंग बेसिकली आपका जो फ़ोटो में लाइटिंग है, एक्सपोजर है, वो किस हिसाब से होना चाहिए उसके लिए होती है। और ये जो सेंटर वाली जो मीटरिंग होगी, मैट्रिक्स मीटरिंग, ये तब यूज़फुल रहेगी कि अगर आप जैसे लैंडस्केप फ़ोटो ले रहे हो, आपके सीन में आपके पहाड़ हैं, पानी है, आसमान है और सूरज है, तो पूरे के पूरे सीन में जितनी भी अवेलेबल लाइटिंग है उसको देख के उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक्सपोजर तैयार करेगा। और ये जो थर्ड वाली है सेंटर वेटेड मीटरिंग, इसमें जो सेंटर में आपके सब्जेक्ट हैं उसमें जो आपकी लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये आपके एक्सपोजर को तैयार करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसमें से कोई सा भी मोड यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर ये आपको एक बटन भी मिलता है, देखो ये हम इसको ऐसे दबा सकते हैं। तो AEL और AFL ये होता है आपका ऑटो एक्सपोजर लॉक और ऑटो फोकस लॉक। अगर आप इसको दबा दोगे, मान लो आपने एक जगह फोकस लॉक कर लिया इस शटर बटन को हाफ प्रेस करके, और आपने इसको भी दबा दिया, तो फिर जो जगह आपने ऑटो फोकस को लॉक किया था, जब तक आपने इस बटन को दबाया हुआ है आपका कैमरा दोबारा से फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। उसी जगह पे ही आपका लेंस फोकस रहेगा और आप शटर बटन को बस ऐसे दबाए रखें और फ़ोटो को लगातार एक के बाद एक क्लिक करते जाएं। और जो आपने एक्सपोजर लॉक किया था उस सीन के अकॉर्डिंग वही एक्सपोजर आपका कैमरा आगे आने वाले फ़ोटो में भी यूज़ करेगा जब तक आपने इस बटन को दबाया हुआ है। उसके बाद आपको ये AF ऑन वाला बटन भी मिल जाता है। तो बेसिकली आप इस बटन को दबा के जब मर्जी चाहें आप कैमरे को एक जगह से दूसरी जगह फोकस कर सकते हैं। देखो मैंने कैमरे को इस तरफ किया तो मेरा कैमरा देखो फोकसिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपने फोकसिंग का नॉइज़ भी सुना होगा। तो ये उसके लिए है। हालांकि आप चाहें तो
ये जो आपका शटर बटन है सामने, ये इससे भी आप फोकसिंग कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ कि ये जो शटर बटन है इसको हाफ प्रेस करके मैं फोकसिंग करूँ। लेकिन कुछ प्रोफेशनल होते हैं वो इस शटर बटन को सिर्फ और सिर्फ दबा के फ़ोटो क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं और फोकसिंग का काम वो इन वाले बटन के थ्रू करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फोकसिंग इस बटन से हो और फोटो सामने वाले बटन से हो तो उसको भी आप मेनू में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, आप शटर बटन को हाफ प्रेस करके फोकस को लॉक कर सकते हो और फिर अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं ऊपर के बटन्स की तरफ। तो बहुत ज़्यादा बटन्स तो नहीं है इसमें, आपको ये एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का बटन यहाँ पे मिल जाता है और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट बटन होता है। आप इस बटन को दबाएंगे तो देखिए ये 0.0 दिख रहा है। अब मैं इस डायल को इधर घुमा रहा हूँ तो -0.7 हो गया, अब ये प्लस में हो गया। तो बेसिकली एक्सपोजर कॉम्पनसेशन जो आपका फ़ोटो में एक्सपोजर आया है उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसे माइनस में कर दोगे तो आपका फ़ोटो ज़्यादा डार्कर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अगर आप इसे प्लस में कर दोगे तो आपका फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा तब है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सारी सेटिंग्स सही रखी हैं, ISO सही रखा है, शटर स्पीड सही रखी है, एपर्चर सही रखा है, उसके बावजूद भी जो आपका फ़ोटो है या तो वो ज़्यादा डार्क आ रहा है या ज़्यादा ब्राइट आ रहा है। तो उस एक्सपोजर को आप बैलेंस करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक्सपोजर कॉम्पनसेशन की सेटिंग को कम ज़्यादा करके एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार कर सकते हो अपने कैमरे के लिए। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरी साइड, जो कि बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो क्योंकि इसमें आपके गोल गोल डायल नहीं है और सारी चीज़ें इन्हीं बटनों के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिल रहा है, WB यानी वाइट बैलेंस, और ये ISO का। तो ISO को तो वैसे मैंने ऑटो पे डाल दिया है, लेकिन अगर आपने ISO को ऑटो पे नहीं डाला है तो आप इस वाले बटन को दबा के भी ISO की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ISO की वैल्यू चेंज हो रही है। आपको इस बटन को दबाना है और ये पीछे वाला डायल साथ में ऐसे ऐसे घुमाना है, तो उससे आप ISO की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है वाइट बैलेंस। तो इसको दबा के और ये पीछे वाले बटन को दबा के आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो कभी क्लाउड आ गए, अभी ये घर की फ़ोटो आ गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे केल्विन में आप एग्जैक्टली वैल्यू इसमें एंटर कर सकते हो कि आपको कितना कलर टेम्परेचर चाहिए। अगर आप इसको कम रखोगे तो आपका फ़ोटो थोड़ा येलोइश होगा, अगर आप इस वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो फ़ोटो आपका ब्लूइश होएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे A लिखा हुआ है यानी कि वाइट बैलेंस ऑटो, तो मैं तो अपने कैमरे को ऑटो वाइट बैलेंस पे रखता हूँ। बाद में कुछ करेक्शन करने होते हैं तो मैं पोस्ट में कर देता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको ऑटो पे रख सकते हो। अदरवाइज़ आप को अगर पता है कि मेरे फ़ोटो में एग्जैक्टली इस टाइप की लाइटिंग सिचुएशन है तो आप केल्विन की वैल्यू भी डायल कर सकते हो, या आप ग्रे कार्ड का यूज़ भी कर सकते हो अपना वाइट बैलेंस रखने के लिए। फिर आपका आ जाता है ये क्वालिटी वाला। तो क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है, क्वालिटी वाले ऑप्शन से आप अपने फ़ोटो में कि आपको रॉ में शूट करना है, JPEG में शूट करना है, JPEG में आपको लार्ज फाइल चाहिए, स्मॉल फाइल चाहिए, वो सब चीज़ें सेट कर सकते हो। तो मैंने इस बटन को दबाया और ये पीछे वाले डायल को घुमाया तो आप देख सकते हैं नॉर्मल, बेसिक, ठीक है। अब आ गया रॉ प्लस फाइन, मतलब आपका रॉ में भी शूट होगा और फाइन मतलब JPEG की टॉप क्वालिटी में भी शूट होगा, ठीक है। अब रॉ प्लस नॉर्मल, रॉ प्लस बेसिक, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ रॉ, और अब ये TIFF वाले फॉर्मेट में भी शूट कर सकता है। तो इस वाले कैमरे में आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यूजुअली लार्ज और फाइन में शूट करता हूँ, तो इसमें मुझे JPEG में फ़ोटो मिलेगा, वो भी टॉप क्वालिटी का। अब हम देखते हैं एक ये नीचे में एक और डायल मिला हुआ है हमें, तो इस डायल को कैसे चेंज करना है। तो इस डायल को चेंज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है सॉरी। तो इस बटन को मैं ऐसे दबाऊंगा और फिर इस डायल को रोटेट करूँगा। तो इस डायल में मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए ये S लिखा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। तो S यानी जब आपका कैमरा S पे होगा तो आप एक बार शटर बटन को दबाओगे तो आपका एक ही सिंगल फ़ोटो शूट होगा। इसको मैं दबा के CL पे कर दूंगा तो अब मेरा कंटिन्यूस मोड में आ गया। तो जब तक मैं शटर बटन को दबा के रखूँगा तब तक मेरा कैमरा
फ़ोटो क्लिक करता रहेगा। मैंने इसको दबाए रखा तो 5-10 जितने भी इसके फ्रेम पर सेकंड है उतने में ये फ़ोटो शूट करता रहेगा। और जो आपका इसके बाद वाला जो ऑप्शन आ जाता है CH, वो आपका कंटिन्यूस वाला हाई वाला मोड है, ठीक है। वो भी आप जब तक आप शटर बटन दबाए रखोगे आपका फ़ोटो शूट होता रहेगा। फिर आ जाता है आपका ये LV वाला मोड। तो LV वाला मोड बेसिकली इस कैमरे में आपका लाइव व्यू को ऑन कर देता है। तो देखो मैंने इसको LV पे डाला है अभी, तो अब मैं जैसे ही शटर बटन को दबाऊंगा इस स्क्रीन में इसका लाइव व्यू ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं सामने जो रखा हुआ है गिटार, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसमें आपको जब शटर बटन को दबाओगे तो एक मिरर के फ्लैप की आवाज़ आएगी। तो क्योंकि इस कैमरे में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग की फीचर नहीं है, तो लाइव व्यू में भी जो आपका ऑटो फोकस होता है वो जैसा आपका व्यू फाइंडर में ऑटो फोकस होता है एग्जैक्टली सेम फंडे को यूज़ करता है। तो होता क्या है, आपका मिरर वापस से नीचे आता है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके फोकसिंग स्क्रीन पे जाती है, आपके लेंस को ऑटो फोकस करती है और वापस से फिर से मिरर हट जाता है और आपको ये इमेज दिखा देता है। जो बाकी के जो कैमरा होते हैं वो लाइव व्यू में कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन वाले ऑटो फोकस मोड को यूज़ करते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें आपकी वीडियो फीचर्स नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस कैमरे में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है लेकिन आपको लाइव व्यू मिल जाता है। लाइव व्यू होने की वजह से आप जो पुराने मैनुअल फोकस वाले लेंसेज है उनको इस कैमरे में यूज़ कर सकते हो और लाइव व्यू में देख के आप मैनुअली उनको फोकस कर सकते हो जब तक कि आपको करेक्ट फोकस ना मिल जाए। तो इस तरीके से आप लाइव व्यू में भी शूट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी फीचर है इस कैमरा में। उसके बाद आपका इसमें एक और ऑप्शन मिलता है टाइमर का। तो अगर आपको इसको सेल्फ टाइमर में डाल के फ़ोटो क्लिक करना है तो आप इसमें डाल सकते हो। फिर आपका आ जाता है एम अप। तो एम अप में होता क्या है कि जो आपका DSLR कैमरा में जो मिरर होता है वो मिरर आपका अप हो जाएगा। तो कब आप इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए, अगर आपको अपने सेंसर को देखना, क्योंकि सेंसर के सामने हमेशा आपका एक मिरर रहता है, तो आप इसको एम अप में डाल के मिरर को सामने से फ्लिप कर सकते हैं। फिर आपको अपना सेंसर क्लीन करना है, उसका डस्ट वगैरह हटानी है, तो वो आप काम कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं इसके साइड में जो बटन्स हैं। इस कैमरे में आपको हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड बटन मिलेगा क्योंकि ये आपका एक प्रोफेशनल कैमरा है गाइस। तो आपको फ्लैश को ऑन करने के लिए यहाँ पे ये वाला नॉब मिल जाता है। तो आपने इसको दबाया तो आपका ये फ्लैश ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं ऐसा इसका फ्लैश दिखता है। और ये वाला जो बटन है आप इसको दबा के फ्लैश के डिफरेंट मोड्स को चेंज कर सकते हो और साथ में फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपको ये बटन दबाना होगा और जैसा कि हम सारी सेटिंग्स में यूज़ कर रहे हैं, पीछे ये जो डायल है इस डायल को साथ में हम घुमाएंगे। तो मैं इन्फो स्क्रीन ऑन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो मैंने इसको दबाया तो अब आप देख सकते हैं रियर, ठीक है, ये रेड आई रिडक्शन, ठीक है, ये रियर आ गया। तो आप इसको रियर वाले मोड पे रखें। रियर मोड पे काफ़ी अच्छा इसको आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखिए रियर और रेड आई, ठीक है। अब इस फ्लैश की पावर को आपको चेंज करना है तो उसके लिए ये जो आगे डायल है जिससे आप एपर्चर को एडजस्ट करते हो उसको आपको दबा के उसको आपको रोटेट करना होगा। उस बटन को दबाइए फ्लैश वाले को इधर पे और ये देखो आगे वाले मैंने डायल को घुमाया तो इसकी वैल्यू -0.3, ठीक है, प्लस में भी जा रही है। अगर इसको आप प्लस में रखोगे तो आपका फ्लैश ज़्यादा पावरफुली लाइट को थ्रो करेगा, कम रखोगे तो फ्लैश की पावर थोड़ी कम हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन की आपकी आपको ज़्यादा फ्लैश की पावर चाहिए तो आप उसी हिसाब से कर सकते हो, कम चाहिए तो आप इसको कम कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है लास्ट ऑप्शन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, M, S और C। अगर आप इस वाले नॉब को चेंज करके इसको M पे डाल देंगे तो अब ये जो आपका जो लेंस है ये आपका ऑटो फोकस करना बंद कर देगा। तो आपका कैमरा बेसिकली अब मैनुअल फोकस वाले मोड में चला गया है। तो आपको कोई भी फोकसिंग करनी होगी तो आपको देखो आपको ऐसे ऐसे मैनुअली ही करनी पड़ेगी। और S और C वाले मोड में आपका कैमरा ऑटो फोकस करेगा। तो आप देख सकते हैं कैमरे को आपका ऑटो फोकस करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये S मोड में है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कैमरे को
ऑटो फोकस करना है तो आप इसको एस वाले मोड में डाल दीजिए, ठीक है। सी वाले मोड में आपका कंटिन्यूसली ऑटो फोकस करता है, तो आप इसको एस मोड में डालिए अगर आप चाहते हैं कि वो इतना बार बार फोकसिंग ना करे। तो सी वाले मोड में भी आपका कैमरा ऑटो फोकस करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आपको नॉइज़ आ रहा होगा लेंस के, देखो लेंस के हिलने का। तो इन दो मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैनुअल फोकस यूज़ करना है तो आप इसको एम पे डालें। तो अगर आपने नया नया कैमरा लिया है, आप देख रहे हो कि यार मेरा तो कैमरा ऑटो फोकस कर ही नहीं रहा, तो आप इस वाले ऑप्शन को एक बार चेकआउट कर लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कैमरा ऑटो फोकस मोड में है या नहीं। तो बेसिकली यही सब सारे बटन्स थे, मैंने आपको हर एक बटन के बारे में इसमें बता दिया है। उसके अलावा अगर आपको साइड में देखना है तो यहाँ से आपका इसमें कार्ड पड़ता है, और इसमें आपका SD कार्ड नहीं पड़ता है, इसमें आपका CF एक्सप्रेस वाला कार्ड पड़ता है, जो कि थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मेटल का होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसकी काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक डायल मिल जाता है, जिसको कि आप डायोप्टर बोलते हो इस वाले डायल को। तो अगर आप इस डायल को घुमाओगे तो आप ये जो इसका व्यू फाइंडर है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो आपकी आंखों की पावर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे से रोटेट करूँगा, तो जैसे कि मेरी आई साइट अगर कम है तो दूर की चीज़ मुझे इतने क्लियर नहीं दिखती, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको घुमाना होगा। और जब तक कि आपको इसके अंदर की जो डिटेल्स और चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, तब तक आप उसे घुमाओ, और जिस जगह पे आपको क्लियर दिख रही है वहाँ पे आप इसको रोक सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर किसी की आई साइट इतनी अच्छी नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पे भी एक नॉब है, इसको आप इधर को प्रेस कर दोगे तो ये जो आपका व्यू फाइंडर ये क्लोज हो गया। अब आप इस व्यू फाइंडर में कुछ भी नहीं देख पाओगे। बाकी जैसे आपके सभी कैमरा में बटन्स होते हैं वैसे ही इसमें है। मेनू में आप जाके काफ़ी सारी सेटिंग्स और भी हैं जिनको कि आप एडजस्ट कर सकते हो। उसको फिगर आउट करना इतना मुश्किल नहीं है। देखो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है कस्टम सेटिंग्स, इसके अंदर आपको ऑटो फोकस, मीटरिंग और इन सब के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप ऑटो फोकस वाले में जाओगे तो इसमें आप ये जो आपके पॉइंट्स है, जैसे डायनेमिक एरिया ऑटो फोकस, इसमें 9 पॉइंट्स यूज़ करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, वो सब हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपकी आगे में लाइट चलती है जब आप ऑटो फोकस करना चाहते हो, वो लाइट आपको ऑन ऑफ करनी है नहीं। उसके अलावा ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो उसमें लाइट जले या जले, आपका बीपिंग हो या ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले मेन्यूज़ के अंदर मिल जाती हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर हम हर एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो वीडियो ऑलमोस्ट 2 घंटे की भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ चीज़ें आप इस वाले इन्फो बटन को प्रेस करके भी चेंज कर सकते हो। तो आपको एक बार ये इन्फो बटन दबाना है, फिर आप इसको दोबारा दबाओगे तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो येलो में दिख रही हैं ये सिलेक्टेड हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये शूटिंग मेन्यू है, इसमें आप अपने कुछ खुद के आइटम्स को ऐड कर सकते हैं जिनको आपको क्विकली एक्सेस करना होता है। जैसे कि आप इसमें अपना ऑटो ISO वाली सेटिंग को डाल दो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको मेन्यू में ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। या आप ऑटो फोकस वाली सेटिंग्स को भी इसमें डाल सकते हो। ऐसे ही आपको नीचे में भी एक और मेनू मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने फेवरेट्स मेनू आइटम्स को डाल सकते हो, ताकि आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाए। उसके अलावा इसमें आपको हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन है, इसको आप लो, मीडियम, हाई या ऑफ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, इसको आप नॉर्मल में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अगर हाई ISO पे शूट होगा तो आपका कैमरा नॉइज़ को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। लॉन्ग एक्सपोजर में नॉइज़ रिडक्शन ऑन ऑफ करना ये भी आपके ऊपर है। वैसे तो मैं इसको ऑफ़ रखता हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफ़ ही रखो। फिर आपका आ जाता है ये पिक्चर कंट्रोल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो इसमें बेसिकली जो आपकी जो पिक्चर प्रोफाइल है, आप स्टैंडर्ड में शूट करोगे तो एग्जैक्टली एकदम आपको जैसा कैमरे के स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, इसमें आप सैचुरेशन और ये सब चीज़ें बढ़ा सकते हो। सैचुरेशन आप बढ़ा दोगे तो आपके फ़ोटो में जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा और रिच हो जाएंगे। जैसे ग्रीन कलर और ज़्यादा ग्रीन, रेड कलर और ज़्यादा रेड। न्यूट्रल में आपको एकदम बिल्कुल न्यूट्रल कलर मिलेंगे। विविड में आप डाल दोगे इसको तो बहुत ही ज़्यादा रिच आपको कलर मिलेंगे, लाल ज़्यादा लाल, ग्रीन ज़्यादा ग्रीन, और मोनोक्रोम में आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको स्टैंडर्ड में शूट करो, और फिर अगर आपको कुछ भी फ़ोटो एडिटिंग करनी है आप अपने लैपटॉप में जाके उस फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। ये वाला देख लीजिए, AEL और AFL ये वाला बटन है, आप इसको असाइन कर सकते हो। आप चाहो तो इसको
सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर लॉक के लिए असाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ऑटो फोकस लॉक के लिए भी असाइन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे एक्टिव डी लाइटिंग है। एक्टिव डी लाइटिंग को अगर आप हाई कर दोगे या ऑटो कर दोगे तो बेसिकली ये जो आपकी इमेज है उसको थोड़ी सी डायनेमिक रेंज ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। आपकी फ़ोटो में जो आपकी डायनेमिक रेंज है, ब्राइट एरियाज और डार्क एरियाज, उनको बैलेंस करके एक आपको डायनेमिक फ़ोटो बनाने की कोशिश करेगा। फिर आपका आ जाता है ये कलर स्पेस, इसको आप हमेशा sRGB पे रखो। फिर आपका आ जाता है ये जो प्रीव्यू बटन है, तो आपके आगे इसमें ये 2 बटन और हैं ये वाले। तो ये आपका डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू के लिए होता है यूज़। तो जब आप इसको दबाते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपका जो लेंस का एपर्चर, अगर आपने 1.8 सेट किया 1.8 पे जाएगा, 2.8 सेट किया 2.8 में, तो आप अपने व्यू फाइंडर के थ्रू आप देख पाओगे कि एग्जैक्टली आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कैसा दिख रहा है। तो आप इस वाले बटन को प्रीव्यू के लिए, मतलब चाहे तो आप इसको किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने ये वाला जो बटन है इसको असाइन कर दिया कि मैं इसको जैसे ही दबाऊँ तो मेरा लाइव व्यू ऑन हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें गया, अब यहाँ से आप ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइव व्यू, तो मैंने इसको लाइव व्यू पे सेट कर दिया। तो अब मैं वो जो आगे वाला बटन है इसको दबाऊंगा तो मेरा लाइव व्यू ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट में ऑप्शन आ जाता है ब्रैकेटिंग। तो ब्रैकेटिंग बेसिकली होता क्या है कि आप अपने जो कैमरा है उसमें डिफरेंट एक्सपोजर के मल्टीपल शॉट्स ले सकते हो। जैसे कि आपने एक शॉट थोड़ा डार्कर लिया, एक करेक्ट एक्सपोजर का लिया और एक थोड़ा सा आपने ओवर एक्सपोज करके लिया, फिर बाद में आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उन तीनों एक्सपोजर को कंबाइन करके एक हाई डायनेमिक रेंज वाला फ़ोटो बना सकते हो। तो इसमें आप कोई से भी एक बटन को ब्रैकेटिंग के लिए असाइन कर सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल ये जो आगे वाला ये जो बटन है नीचे की तरफ, ये वाला तो प्रीव्यू का बटन हो गया, उसके नीचे एक और बटन है, ये वाला हमारा ब्रैकेटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इसको दबा के ब्रैकेटिंग की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने उस बटन को दबाया है और आप देख सकते हैं मैं इस वाले ये जो पीछे डायल है इसको घुमा के देखिए, ब्रैकेटिंग की जो सेटिंग्स है चेंज हो रही है। तो जैसे 9F दिखा रहा है, 5F दिखा रहा है, 3F दिखा रहा है, 3F दिखा रहा है, तो मतलब कि जो आपके इसमें 3 फ़ोटो क्लिक होंगे उनका एक्सपोजर थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब मैं फिर से और आगे वाले बटन को और ये जो 0.3 दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि आपके जो फ़ोटोज़ हैं उसमें 0.3 स्टॉप्स का एक्सपोजर का डिफरेंस होगा। तो मतलब एक फ़ोटो 0.3 ज़्यादा ब्राइट होगा, एक फ़ोटो आपका 0.3 कम ब्राइट होगा और एक फ़ोटो एकदम करेक्ट एक्सपोजर पे होगा। ऐसे ही आप डिफरेंट ये सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, मैंने ऑलमोस्ट इस कैमरे की सारी सेटिंग्स कवर कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस कैमरे को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड से भी बोलना कि मेरे चैनल को चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें।